जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जितने भी आयोग हैं, ठीक है, जैसे निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, ये जितने भी आयोग आपको दिख रहे हैं, ये सारे आयोगों को विस्तार से समझेंगे। ओके दोस्तों। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि मैं इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ आपको काम काम की चीज़ें पढ़ाऊँगा, खूब डीप में बकवास नहीं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ओके दोस्तों। तो आप अगर ये सोच के आए हो कि सर खूब डीप में पढ़ाएंगे, खूब फालतू की बातें करेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं काम काम की जो एग्जाम्स में पूछी जाती है और जो बहुत ही काम काम की चीज़ें हैं वो क्रीमी मटेरियल में आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। ओके दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि एक होता है संवैधानिक संस्था, ठीक है, संवैधानिक। एक होती है सांविधिक, सांविधिक, या फिर इसी को कहते हैं विधिक, ठीक है। फिर एक होती है गैर संवैधानिक, ठीक है। एक एक संस्था होती है जिसको कहते हैं हम गैर संवैधानिक, और एक होती है असंवैधानिक, ठीक है, असंवैधानिक। तो इनमें बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इन संस्थाओं में अंतर क्या है, ये क्या कहलाती है। तो हम बड़ा ही सिंपल तरीके से समझते हैं। जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में है, जिन संस्थाओं का उल्लेख हमारे संविधान में है, तो उनको हम कहेंगे संवैधानिक संस्थाएं। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख हमारे संविधान में है। लोक सेवा आयोग, इसका उल्लेख भी हमारे संविधान में है, तो इसलिए ये संस्थाएं क्या हो जाएगी, संवैधानिक। सीएजी, इसका भी उल्लेख है हमारे संविधान में, तो ये संस्थाएं हो जाएगी संवैधानिक संस्थाएं। ऐसी संस्थाएं जिनको अधिनियम द्वारा, विधि द्वारा, ठीक है, कानून बनाकर निर्मित किया गया, स्थापित किया गया, वो कहलाती है सांविधिक या विधिक संस्थाएं। ओके। तो इनको क्या किया जाता है, विधि बनाकर, कानून बनाकर स्थापित किया जाता है, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, ये जो है ये संस्थाएं क्या हो जाएगी, सांविधिक या वैधानिक या फिर कहें विधिक संस्थाएं, ठीक है। वैधानिक भी इन्हीं को कहते हैं। ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है उनको कहेंगे हम गैर संवैधानिक संस्थाएं, ठीक है। जैसे अभी बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, गैर संवैधानिक। नीति आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, यानी ये सांविधिक आयोग, विधिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग ये एक ही होते हैं। ओके। फिर होते हैं एक असंवैधानिक आयोग। ऐसे आयोग या ऐसी संस्थाएं जो क्या हो, संविधान के विरुद्ध हो, तो उनको कहते हैं असंवैधानिक, और सुप्रीम कोर्ट इनको समाप्त कर देता है, ठीक है। क्योंकि भारत में कुछ भी संविधान से बढ़कर नहीं है, जो भी संविधान के खिलाफ गया वो समझो देश से गया। बात आ रही समझ में। तो मेरे हिसाब से आपको संवैधानिक, सांविधिक, विधिक, गैर संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाएं क्या होती है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम एक एक करके आयोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। ओके। देखो ये इस प्रकार से हम थोड़ा माइंड में पढ़ा के बना के पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है। देखो कितने अच्छे से स्लाइड बनाई हुई है ये। तो देखो अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थापना की, ठीक है। तो भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है, 25 जनवरी 1950 को। ओके। इसका स्वरूप कैसा है, संवैधानिक है। क्यों संवैधानिक है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है। निकाय का गठन कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया है, ये ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। भाई जो हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है उसका कार्यकाल कितना होना चाहिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। जैसे मान लो कि भैया जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हुआ है व्यक्ति, उस व्यक्ति की आयु कितनी है, 50 साल है, ठीक है, 50 साल। तो 6 वर्ष, 50 और 6 कितने हो गए, 56 साल। 56 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन मान लो कि उस व्यक्ति की आयु है 60 साल, मान लो उस व्यक्ति की आयु कितनी है, 60 साल। अब 60 और 6 कितने होते हैं, 66 साल। अब 60 वर्ष की उम्र में वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना, 6 साल की सर्विस हो जाएगी तो वो कितने साल का हो जाएगा, 66 साल। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, 65 साल उम्र। तो अब क्या स्थिति हो जाएगी, तो वो 5 साल में ही उसको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि 5 साल में ही वो ओवर एज हो जाएगा। भाई 65 वर्ष की आयु जरूरी है ना, वो 66 साल का हो जाएगा अगर उसको 6 वर्ष तक रखेंगे तो बात आ गई समझ में। तो जो भी पहले हो उसके तहत उसका कार्यकाल नियुक्त होगा। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और इसी को ये इस्तीफा भी देता है, ये ध्यान रखना है। ओके। संरचना की बात करें तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी कुल 3 लोग होते हैं। एक मुख्य होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें होते हैं।
ओके। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो कौन? सुकुमार सेन। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? रमा देवी। ये पूछे जा सकते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? राजीव कुमार, 25वें अध्यक्ष हैं, ध्यान रखना है। वर्तमान कौन है? राजीव कुमार। अब यहाँ पे निर्वाचन आयोग संबंधी कुछ सुधार समितियां गठित हुई है, तो उन समितियों के थोड़े नाम देख लीजिए और सन, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि संथानम कमेटी किससे संबंधित है, इसका गठन कब हुआ था। ओके, तो चुनाव सुधार से संबंधित है, 1962 में गठन। तारकुंडे समिति, शकधर समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, मोइली समिति, रेड्डी समिति, वर्मा समिति, ये महत्वपूर्ण समितियां हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों को देख लेना है। एक बात याद रखना है, अन्य जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, कोई अलग से कोई व्यक्ति नहीं आएगा। ओके, ये ध्यान रखना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ संवैधानिक प्रावधान या अनुच्छेदों को हम समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 15 में ये पूछा जा सकता है कौन से भाग में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, तो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसका वर्णन है। 324 क्या कहता है कि निर्वाचनों, अधीक्षणों, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अब देखो लैंग्वेज यहाँ पे टफ हो गई। अब इसको साधारण भाषा में समझते हैं कि भैया जो भी निर्वाचन होते हैं, जो भी चुनाव होते हैं, उसका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। बात आ गई समझ में? सिंपल सा है। अनुच्छेद 324 का पार्ट 2 क्या कहता है? निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा। यह भी हमने देखा। ठीक है, कुल 3 लोग हैं इसमें, एक मुख्य और 2 अन्य। मुख्य और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है, इनकी नियुक्ति की जो प्रोसेस रहेगी वो संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यानी विधि कौन बनाएगी? संसद डिसाइड करेगी कैसी प्रक्रिया होगी इनकी। ओके, नोट, एक नोट भी है इसमें, मुख्य आयुक्त के साथ अन्य आयुक्तों की संख्या राष्ट्रपति द्वारा नियत या निर्धारित की जाएगी। ठीक है, यानी कभी क्वेश्चन बने कि अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ अन्य निर्वाचन आयुक्त की संख्या कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ठीक है, 324(3) क्या कहता है? जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, यानी साधारण भाषा में कहें तो भैया जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, 324(4) कहता है निर्वाचन आयोग प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकेंगे जितने भी वह आवश्यक समझे। अब ये प्रादेशिक आयुक्त क्या होते हैं? ठीक है, अब देखो भारत देश लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या अब हो गई है। ठीक है, 130 करोड़ की जनसंख्या। चुनाव होते हैं, भाई दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अब चुनाव होते हैं तो इतनी बड़ी जनसंख्या का चुनाव करवाने के लिए एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, अब आप समझो ये 3 व्यक्ति मिलके पूरे देश का चुनाव करवा रहे हैं तो बहुत दिक्कतें आएगी इनको। तो ये क्या करते हैं कि प्रादेशिक स्तर पर, ठीक है, बहुत सारे प्रदेशों में, ठीक है, प्रादेशिक स्तर पर ये क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर देते हैं जो क्या करेंगे? प्रादेशिक स्तरों पर उन चुनाव को करवाएंगे। बात आ रही है ना समझ में? जैसे एमपी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, यहाँ पे प्रादेशिक रूप में किसी और व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नोट, राष्ट्रपति के परामर्श के पश्चात। ध्यान रखना है प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति के परामर्श के पश्चात होगी। अनुच्छेद 324(5) क्या कहता है? संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें और पदावधि राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करेगा। ठीक है, यानी यहाँ भी राष्ट्रपति नियम बना के इनको निर्धारित करेगा, लेकिन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति की मर्जी हो गई वो कर देगा। ओके, तो संसद के द्वारा जो विधि बनाई गई है, कानून बनाया गया, उसके अधीन रहते हुए राष्ट्रपति नियम बनाएगा। ओके, इसमें भी एक नोट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जाएगा जिन आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। बहुत ज़रूरी है ना, नहीं तो मान लो कि भाई पीएम की कोई सुन नहीं रहा है निर्वाचन आयुक्त, तो पीएम तो जब चाहेगा उसको हटवा देगा राष्ट्रपति को बोल के, पर ऐसा नहीं है भाई। उसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रोसेस से हटाते हैं उसी प्रोसेस से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। ठीक है, ताकि उसका पद की जो गरिमा है वो बनाए रखे वो। बात आ रही समझ में? अब देखो एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई ये तो मुख्य की बात हुई, अन्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाएंगे? तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए क्या प्रोसेस है?
तो इसके लिए यह है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हटाया जाए, किसी को भी उन दोनों में से। ठीक है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ये क्या करेगा, सिफारिश करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि सिफारिश को तुरंत राष्ट्रपति मान के तुरंत ही हटा देगा। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर जब उसकी मर्जी होगी तब हटाएगा वो। ठीक है, सुन लिया, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बोल दिया कि हटा देना रे, तो राष्ट्रपति सुन लेगा, ठीक है देख लेंगे, ठीक है बाद में आना, अभी का टाइम नहीं है। यानी यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं रखी है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह को माना ही जाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, थोड़ा डीप में कभी क्वेश्चन बने, वैसे इतना डीप में आयोग नहीं जाता है। ठीक है, नियुक्ति के पश्चात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने समझाया था। अनुच्छेद 324(6) क्या कहता है, जब निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक आयुक्त को उतने ही कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने कार्य करने के लिए आवश्यक हो। भाई देश में चुनाव हो रहे हैं तो राष्ट्रपति की जिम्मेदारी, राज्य में हो रहे हैं तो राज्यपाल की जिम्मेदारी। ठीक है, ये क्या करेगा भैया, प्रादेशिक आयुक्तों को भी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तो कर्मचारी ये उपलब्ध करवाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट टीचर और ये बैंक जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं सब चुनाव में लग जाते हैं कि नहीं, पीठासीन बन जाते हैं ये सब, तो ये सब इसी के अंतर्गत है। फिर अनुच्छेद 325 क्या कहता है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में शामिल किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। ठीक है, यानी भाई निर्वाचन नामावली जो बनी है उसमें ये नहीं लिखा होगा कि यार ये नीची जाति का है तो इसलिए इसको हम वोट नहीं डालने देंगे, इसका नाम निर्वाचक नामावली में नहीं जोड़ेंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिला क्या? हर जाति का व्यक्ति डाल सकता है, हर लिंग का व्यक्ति डाल सकता है, हर धर्म का व्यक्ति निर्वाचक नामावली में अपना नाम दर्ज करा के वोट डाल सकता है। बात आ रही समझ में? और कोई ऐसी भी आपको निर्वाचक नामावली नहीं मिली होगी जिसमें सिर्फ ऊंची जाति के व्यक्ति या धर्म विशेष के व्यक्ति ही शामिल हो, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यह हमारे संविधान का अनुच्छेद 325 इस बात की व्यवस्था करता है। ओके, अब 326 क्या कहता है, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ध्यान रखना है, वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है। ओके, 327 ये क्या कहता है, विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। विधानमंडलों के निर्वाचन के लिए भी संसद कानून बना सकती है, ध्यान रखना है। संसद समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचन से संबंधित विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगी। संसद के पास ये पावर है कि वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र के लिए नहीं, राज्यों के भी निर्वाचन के लिए विधि बना सकती है। और इसी विधि को बनाते हुए संसद ने कानून पास किया जिसको कहते हैं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। अब इस कानून में क्या कहा, तो संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत, अभी 327 पढ़ा है हमने, ठीक है, कि इस अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया। ठीक है, यानी 327 के तहत यह अधिनियम पारित हुआ है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अधिनियम भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पारित हुआ है, तो 327। ओके, यह संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव का संचालन करता है। ठीक है, यानी ध्यान रखना है, यही अधिनियम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए चुनाव का संचालन करता है। ओके, यह उक्त सदनों का सदस्य बनने के लिए योग्यता और अयोग्यता के बारे में भी बताता है, यानी कौन सा सदन का सदस्य होगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा, कौन अयोग्य है, तो ये सब इसमें लिखा हुआ है। ओके, फिर अनुच्छेद 328 पढ़ते हैं, किसी राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति। भैया राज्य के जो विधानमंडल है कुछ शक्ति राज्यों को भी दे रखी है संविधान ने कि वो क्या कर सके, अपने विधानमंडलों के लिए कानून बना सके। सिर्फ संसद ही नहीं, राज्य के लिए राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है निर्वाचन के लिए। ओके, पर इसमें भी एक नोट है रे, ठीक है, ये काफ़ी महंगा नोट है। इसमें क्या लिखा है, संसद जब निमित्त उपबंध नहीं करती तो उस राज्य का विधानमंडल सभी आवश्यक विषय के लिए उपबंध कर सकेगा। यानी यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि भाई संसद ने अगर कानून बना दिया तो उस कानून को चेंज नहीं कर सकती विधानमंडल। ध्यान रखना है, संसद ने कह दिया कि भाई 2 ही क्षेत्रों से चुनाव होगा इस राज्य से, तो ऐसा नहीं है कि राज्य के विधानमंडल पारित कर दे कह दे कि नहीं 4 क्षेत्रों से चुनाव होगा। नहीं, संसद ने जो नियम बना दिया है, संसद ने कुछ नियम बनाए नहीं
तो यहाँ पर विधानमंडल वहाँ पे नियम बना देगी। बात आ गई समझ में? तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, यानी केंद्र यानी संसद अभी भी प्रभावी है। अनुच्छेद 329 क्या कहता है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। भाई निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ओके, अब इसमें भी एक नोट है, ये भी बहुत महंगा वाला नोट दिख रहा है। इसमें क्या लिखा है? अनुच्छेद 327 या 328 के अधीन बनाई गई किसी विधि को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 329 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध है। ठीक है, किसके बारे में? लोकसभा का अध्यक्ष और भारत का प्रधानमंत्री, इनके निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंधों की बात कही गई है। ओके, अब देखो ये तो हमने पढ़े क्या, सारे संवैधानिक प्रावधान कि भाई निर्वाचन आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्चुअल डाटा, क्योंकि फैक्ट पीएससी बहुत पूछता है, तो हमको थोड़ा फैक्चुअल डाटा भी पढ़ते रहना है। ओके, तो कुछ तथ्यात्मक निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन किया गया है, किंतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के द्वारा निर्वाचन आयोग की शक्तियों को विस्तारित किया गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन 1928 के समक्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू करने की मांग की थी। ध्यान रखना है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने सबसे पहले ये बात कही थी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया जाए। कब? साइमन कमीशन के सामने। ओके, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में मतदान के लिए आयु की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, राजीव गांधी के प्रयास से। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा आयु की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो आंसर आ जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ओके, निर्वाचन आयोग की बैठक की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। सिंपल सी बात है ये। 1989 में 3 सदस्यीय आयोग था। ठीक है, सबसे पहले 1989 में 3 सदस्यीय आयोग बना। ठीक है, उससे पहले 1 सदस्यीय हुआ करता था, ये याद रखना है। 1990 में पुनः 1 सदस्यीय आयोग किया गया। 1990 में सरकार चेंज हुई, उनका दिमाग खराब हुआ, बोले कि एक व्यक्ति नियुक्त करो। 3 लोग क्या करते हैं? बहुत 3 तिक्कुड़ काम बिक्कुड़ होता है। फिर क्या हुआ? पुनः राष्ट्रपति द्वारा 1993 में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। ठीक है, फिर से 1993 में फिर से 3 सदस्यीय बन गया। तो 3 सन याद रखना है। 1989 में 3 सदस्यीय था, 1990 में फिर 1 सदस्यीय हुआ, 1993 में फिर 3 सदस्यीय बन गया। मुख्य निर्वाचन एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 665, अभी हमने पढ़ा था ये। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है। ध्यान रखना है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त है तो इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल, दोनों के पास समान शक्तियां होती है। एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही शक्तियां प्राप्त होती है। ध्यान रखना है, ये किसके समतुल्य होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं निर्वाचन आयुक्त। ओके, अब बात आती ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसका डिजाइन 5 अक्टूबर 1980 को एम.वी. हनीफ ने तैयार किया था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फैक्चुअल डाटा के रूप में। ईवीएम का पहली बार प्रयोग केरल के पारुल विधानसभा चुनाव में 1982 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है, पहली बार प्रयोग हो रहा है कब? कहाँ पे? पारुल विधानसभा चुनाव केरल में 1982। व्यापक रूप में प्रयोग 1988 से शुरू। 1998 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली विधानसभाओं के क्षेत्र में प्रयोग किया गया। ठीक है, और पूर्ण चुनाव ईवीएम से करवाने वाला प्रथम राज्य गोवा है। 1999 में इसने पहली बार पूरा चुनाव ईवीएम से करवाया। ओके, संपूर्ण आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग 2004 से होता है। ध्यान रखना है, आम चुनाव में 2004 से प्रयोग हो रहा है ईवीएम का। आम चुनाव और सभी विधानसभा के चुनाव ईवीएम का प्रयोग 2009 से। पहले आम चुनाव में होता था, फिर विधानसभा में भी चुनाव होने में भी इसका प्रयोग होने लगा। कब से? 2009 से। यदि उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक नहीं होती है तो ईवीएम से चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। ठीक है, ईवीएम मशीन अधिकतम 3840 वोट दर्ज कर सकती है, इसकी लिमिटेड सीमा है। ओके, अब इसमें भी एक भारी सा नोट है। यदि उम्मीदवारों की संख्या 64 से अधिक होती है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएंगे। ये ध्यान रखना है, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएंगे। नामीबिया प्रथम अफ्रीकी देश है जहां के राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव में भारतीय ईवीएम का प्रयोग हुआ था। ध्यान रखना है, अफ्रीका का एक देश है नामीबिया। पहली बार हमने वहां पे मशीनें भेजी थी अपनी। फोटोयुक्त पहचान पत्र 1993 से प्रारंभ हुआ। इसका श्रेय टीएन सेशन को जाता है।
ठीक है। इससे पहले क्या था, बिना फोटो के व्यक्ति पहचान में नहीं आ रहा है, बार बार वोट डाल के जा रहा है, तो इसलिए फोटोयुक्त पहचान पत्र 1993 से शुरू हो गया। ठीक है। विश्व का प्रथम देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, न्यूजीलैंड है रे। ठीक है। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मिला। लोकसभा चुनाव में व्यय की जाने वाली राशि की सीमा 70 लाख है। विधानसभा चुनाव में 28 लाख। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पांडिचेरी, इनके विधानसभा चुनाव में 20 लाख और राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए 50 लाख की सीमा है। ठीक है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है, ये ध्यान रखना है। लेकिन एक बार एमपीपीएससी ने क्या माना था इसका आंसर, तो एमपीपीएससी ने एक बार इसका आंसर माना कि ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लेना, एमपीपीएससी का काम खतरनाक है भी हो। ठीक है। तो मत देने का अधिकार क्या है, वैधानिक अधिकार है। ये ऐसा कौन कहता है, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ओके। पर एमपीपीएससी ये देवा की अदालत है, देवा की अदालत में फैसला ऑन द स्पॉट होता है, तो एमपीपीएससी की अदालत में इसका फैसला हुआ कि संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा भक्ति से आंसर लगा देना है। तो ये हमारे निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग से देखो काम की सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। ठीक है। अब इसके अलावा थोड़े बहुत और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अपन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें बन जाएंगे, बाकी ज़्यादा परेशान मन होना, इतना काफ़ी रहेगा। ओके। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की। तो इसकी स्थापना कब हुई, 1 फरवरी 1994 को। स्वरूप इसका कैसा है, संवैधानिक है, क्योंकि इसका उल्लेख भी संविधान में है। ठीक है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। और याद रखना ये एक सदस्यीय होता है, ये एक सदस्यीय होता है। जैसे वहाँ पे क्या था, जो भारत निर्वाचन आयोग है वहाँ पर वो 3 सदस्यीय था, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सदस्यीय ही है। ये नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन था, एन बी लोहानी, और वर्तमान अध्यक्ष श्री बसंत प्रताप सिंह। ओके। कार्य क्या है इसका, ग्राम पंचायत नगरीय निकाय के चुनाव कराना। और वो मुख्य जो भारत निर्वाचन आयोग है वो किसके चुनाव करवाता था, वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के। ठीक है। फिर उपराष्ट्रपति के, फिर लोकसभा के, फिर राज्यसभा के, फिर विधानसभा के, विधान परिषद के। ठीक है। तो ध्यान रखना वो इनके चुनाव सबके करवाता था। लेकिन ये यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, इनके चुनाव करवाता है। ओके। ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लोक सेवा आयोग की, यूपीएससी। भाई यूपीएससी भी बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। इसकी स्थापना पूछे तो इसकी स्थापना कब हुई, 1 अक्टूबर 1926 को। सदस्य संख्या 10 और एक अध्यक्ष होता है। ठीक है। नियुक्ति कौन करता है इनकी, अरे राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल 6 या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ओके। पदच्युत कौन करता है, पद से हटाता कौन है, भाई राष्ट्रपति हटाता है, राष्ट्रपति के पास पावर है। स्वरूप कैसा है इसका, संवैधानिक निकाय है। भाई संविधान में इसका उल्लेख है। अरे भाई कहाँ पे संविधान में उल्लेख है, अनुच्छेद 315 में उल्लेख है। ठीक है। ध्यान रखना है। अब अखिल भारतीय सेवाओं की बात करें तो ये अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन सी सेवाओं के एग्जाम करवाता है, IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा 1950 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है। भारतीय पुलिस सेवा IPS 1948 में, भारतीय वन सेवा 1966 में स्थापित हुई है ये। तो ये 3 मेन है जिनकी एग्जाम कौन करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC। प्रथम अध्यक्ष सर रॉस बॉकर। ठीक है। प्रथम भारतीय अध्यक्ष HK कृपलानी, प्रथम महिला अध्यक्ष RM बाथम। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष मनोज सोनी। ध्यान रखना मनोज सोनी वर्तमान में अध्यक्ष है, पूछे जा सकते हैं ये। अब थोड़ा सा हम संवैधानिक प्रावधानों पे चलते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 14 में अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 से 323 तक किया गया है। ठीक है। ध्यान रखना है 315 से 323 तक किया गया है। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहला अनुच्छेद देखते हैं हम 315, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। भाई संघ के लिए और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 316 कहता है कि सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल की बात, नियुक्ति और कार्यकाल अभी देखा नहीं रहे, नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति। कार्यकाल 6 या 65 वर्ष। ठीक है। 17 क्या कहता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन कौन करेगा, राष्ट्रपति। ध्यान रखना है। अनुच्छेद 318 क्या कह रहा है, आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाने की शक्ति। तो यूपीएससी के लिए नियम कौन बनाएगा, राष्ट्रपति।
और राज्य के जो पीसीएस हैं उनके लिए नियम राज्यपाल बनाता है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक, ठीक है, यानी उसके बाद में ये किसी नियोजन पे नहीं बने रहेंगे। जैसे कोई यूपीएससी का अध्यक्ष है तो अध्यक्ष जो रहेगा एक बार रिटायर हुआ तो वो किसी भी सरकारी पद पर नहीं रहेगा, ध्यान रखना है। जो सदस्य है वो सदस्य क्या बन सकते हैं, अध्यक्ष बन सकते हैं, ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग की कार्य क्या है, अरे अभी देखा ना 3 एग्जाम्स में करवाता है, सीधी भर्ती करता है, सिफारिशें करता है, ठीक है, ये सब कार्य है इसके। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तार करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है, ध्यान रखना है। लोक सेवा आयोगों के खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और राज्यों के लिए जो रहेंगे वो राज्य की संचित निधि पर। लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन किसको देगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति कहाँ रखवाएगा, संसद में रखवाएगा रे, इतना ध्यान रखना है। ये इतने अनुच्छेद पढ़ लो और ये चार्ट याद कर लो, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। ओके, अब देखते हैं अगला क्या है। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, स्थापना 1 नवंबर 1956, स्वरूप संवैधानिक निकाय, ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, कार्यकाल 6 या 62 वर्ष। देखो उसका 65 वर्ष था यूपीएससी का, यहाँ पे 62 वर्ष है, ठीक है। अब देखो ना, पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है भले ही, पर पद से हटाएगा कौन, राष्ट्रपति। गठन अनुच्छेद 315 के तहत, ध्यान रखना है। प्रथम अध्यक्ष श्री डी.वी. रेगे, वर्तमान अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा जी, ठीक है, मेहरा जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो जल्दी से 2019 से अभी तक कोई भर्ती नहीं हुई, मेहरा जी जल्दी जल्दी करवाओ। अब बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग की, सीवीसी। स्थापना कब हुई, 11 फरवरी 1964 को स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। स्वरूप कैसा है, सांविधिक है रे, विधिक है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, यह अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया है। ओके, 1964 में, ध्यान रखना है। नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। समिति, अरे कौन सी समिति पे इसकी स्थापना हुई थी, के संतानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई है। कार्यकाल 4 वर्ष, देखो कन्फ्यूजन वाला, सबका 5 या 6 चल रहा था, ये भाई साहब 4 वर्ष के ही हैं, 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। संरचना 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, 3 ही लोग होते हैं इसमें। प्रथम सतर्कता आयुक्त कौन थे, NS राव, प्रथम याद रखना है, और वर्तमान याद रख लो। वर्तमान कौन है, PK श्रीवास्तव, ये PK देखता है सब कुछ। ओके, तो ये इतना याद कर लो, काफ़ी रहेगा केंद्रीय सतर्कता आयोग में। ये समिति का नाम मत भूल जाना, के संथानम समिति की सिफारिश पर सीबीसी की नियुक्ति हुई थी, ठीक है। नीति आयोग पे आते हैं अब। नीति आयोग की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। संरचना 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष, 1 CEO, और भी ये संरचना में जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। स्वरूप गैर संवैधानिक निकाय है, ये कार्यकारी निकाय है। अब आप कहोगे सर कार्यकारी निकाय तो आपने बताया नहीं, तो देखो मैंने बताया था कौन कौन से। एक बताया था मैंने संवैधानिक निकाय, ठीक है, जिनका उल्लेख संविधान में है। एक मैंने बताया थे विधिक निकाय या फिर गैर संवैधानिक निकाय, ठीक है, या फिर सावविधिक निकाय, जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, इनको संसद विधि द्वारा स्थापित करती है। और एक ये होते हैं कार्यकारी निकाय। ये कार्यकारी निकाय क्या होते हैं, जिनको कार्यपालिका सीधे अपने आदेश से सीधा क्या करती है, अपना आदेश पारित करती है और इनकी स्थापना कर देती है, ठीक है। तो ऐसे निकायों को कहते हैं कार्यकारी निकाय, इनके लिए कोई विधि नहीं बनी होती है। ओके, तो ये क्या है, गैर संवैधानिक होने के साथ कार्यकारी निकाय भी है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में नहीं है तो इसलिए गैर संवैधानिक हो गया। और ये विधिक नहीं है, ये कार्यकारी निकाय है। क्यों, क्योंकि ये सीधे आदेश द्वारा स्थापित हुआ है। नियुक्ति कौन करता है इन सभी की, उपाध्यक्ष, CEO, तो इनकी सबकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। प्रथम अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी। अब कब तक बने रहेंगे, ये अभी चुनाव आ रहे हैं, पता चलेगा अपने को, ठीक है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी, ठीक है। प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर, वर्तमान CEO BVR सुब्रमण्यम। ओके, अब थोड़ा सा नीति आयोग को और विस्तार से समझते हैं। देखो इसका संगठन जो है थोड़ा सा जटिल है, तो इसलिए उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होगा। एक इसकी शासी परिषद है, रीजनल काउंसिल, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघीय क्षेत्रों के उप राज्यपाल से मिलकर ये बनेगी। ओके, फिर होती क्षेत्रीय परिषदें, ऐसे विशिष्ट मुद्दों और आकस्मिक मामलों जो एक से अधिक राज्यों या एक से अधिक क्षेत्र को प्रभावित करते हो के संदर्भ में ये परिषदें
आवश्यकता, आधार और विशिष्ट कार्यकाल हेतु गठित की जाएगी। ध्यान रखना है, विशिष्ट कार्यकाल हेतु गठित की जाएगी। इसमें संबंधित क्षेत्रों के संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघीय क्षेत्रों के राज्यपाल शामिल होंगे। इनका संयोजन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, या फिर उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है। विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन होंगे? नीति आयोग में संबद्ध कार्य क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ, विशेष जानकार, पेशेवर आमंत्रित रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। ओके, ध्यान रखना है। अब भैया कुछ यहाँ पे पूर्णकालिक है, तो पूर्णकालिकों को भी थोड़ा देख लेते हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। पूर्णकालिक सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। अंशकालिक सदस्य अग्रणी विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं, अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से अधिकतम 2, कितने? 2, याद रखना है, 2 सदस्य होंगे। पदेन सदस्य तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियत कार्यकाल के लिए भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को सीईओ नियुक्त किया जाएगा। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार ध्यान रखेंगे। ओके भैया, एक एग्जाम में पूछ लिया था कि नीति आयोग के 7 आधार स्तंभों में से कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना है 7 आधारभूत स्तंभ कौन कौन से हैं? लोक हितैषी, समाज और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करना, अति सक्रियता यानी नागरिकों की ज़रूरतों को जानना और उन्हें दूर करना, सहयोग, नागरिक अधिकारों की भागीदारी, सशक्तिकरण, सभी क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण, सर्वसमावेशी, अरे SC ST OBC, अल्पसंख्यक, गरीब, गांव, किसान सबका समावेशन होगा, समता, युवाओं के लिए अवसर, पारदर्शिता, सरकार को जवाबदेह और सुलभ बनाने के लिए पारदर्शिता भी इसमें रहेगी। ठीक है, अगली ओर चलते हैं। तो अगला है केंद्रीय सूचना आयोग। स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को। मुख्यालय नई दिल्ली में। स्वरूप सांविधि के, ध्यान रखना, सांविधिक। गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा। देखो यह अधिनियम बनाया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके द्वारा इसका गठन किया जा रहा है। ठीक है, विधि के द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला। प्रथम महिला दीपक संधू। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा, 11वें नंबर के हैं ये। तो केंद्रीय सूचना आयोग में इतना पढ़ लो, बहुत रहेगा इतना। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। स्थापना 2005 में। मुख्यालय भोपाल में। स्वरूप सांविधि के, ये भी संविधान में उल्लेख नहीं है, विधि द्वारा स्थापित है ये। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। मुख्य सूचना आयुक्त प्रथम कौन थे? TN श्रीवास्तव। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला। नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है? राज्यपाल के द्वारा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात आती है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश या वर्तमान में। स्वरूप सांविधिक निकाय। प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। और कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। पदच्युत यानी पद से हटाएगा कौन? राष्ट्रपति द्वारा, ध्यान रखना है। अब देखो इसको थोड़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और विस्तार से समझते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा थोड़ा याद रख लेना इसकी, में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान है। संस्था का स्वरूप 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। 1 अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा है, ध्यान रखना है, वर्तमान नहीं, रहा है वही व्यक्ति होगा। पहला सदस्य उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। दूसरा सदस्य हाईकोर्ट का जज या मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। यहाँ पे ध्यान रखना है, अध्यक्ष की बात हो तो अध्यक्ष जो रहा है, वर्तमान वाला नहीं, ध्यान रखना है। वर्तमान व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बन सकता, जो रहा है वही व्यक्ति, एक्स व्यक्ति ही बन सकता है। लेकिन सदस्य जो रहा हो या फिर है, दोनों बन सकते हैं। ओके, संख्या में 3 सदस्य जिन्हें मानव अधिकारों का ज्ञान हो। 3 ऐसे सदस्य जिनको बहुत भयंकर नॉलेज होना चाहिए मानव अधिकारों का। ठीक है, ये मेरा नाम रिकमेंड कर सकते हो आप चाहो तो। सदस्य में 1 सदस्य महिला होना जरूरी है। इन 3 में से 1 महिला होना जरूरी है। ओके, अब देखो ये तो हो गई, ये कितने 5 सदस्य हुए। देखो 1 2 और ये 3 और 2 5 सदस्य ये हो गए हैं। ठीक है, और 1 अध्यक्ष। अब कुछ ऐसे सदस्य हैं जो स्वतः ही सदस्य इसके हो जाते हैं,
ठीक है। तो जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, तो ये सारे के सारे स्वतः ही अध्यक्ष मान लिए जाते, सदस्य मान लिए जाते हैं किसके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के, ठीक है, स्वतः ही मान लिए जाते हैं। तो देखो एक अध्यक्ष प्लस 5 सदस्य प्लस 7 ये, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो गए कुल, तो यहाँ पे अगर इन सभी को जोड़ दे तो 13 हो रहे हैं, लेकिन 13 में से एक अध्यक्ष है और 12 सदस्य है। तो अब अपने हिसाब से जहाँ पे जैसे ऑप्शन हो वैसे आपको आंसर लगाना है, तो खुद की श्रद्धा भक्ति से लगाना, बाद में मेरे को मत कहना कि सर आपने तो समझाया नहीं, ठीक है। अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति एक 6 सदस्यीय समिति का गठन करता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये समिति से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं रे कि समिति में कौन सदस्य है कौन सदस्य नहीं है। तो अध्यक्ष जो रहेगा वो प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा का अध्यक्ष भी इसका सदस्य है, केंद्रीय गृह मंत्री, फिर लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का उपसभापति। इतने व्यक्तियों से क्या मिलकर बनेगी, एक समिति बनेगी, और उस समिति की सिफारिश पर जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, ठीक है। नियुक्ति समिति के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्ति करेगी, ठीक है। नियुक्ति समिति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से नियुक्ति करेगी, ये ध्यान रखना है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, ओके। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की। तो इसकी स्थापना कब हो रही, 12 सितंबर 1995 को। मुख्यालय पर्यावास भवन भोपाल में। स्वरूप सावविधिक है क्योंकि विधि द्वारा इसकी स्थापना हो रही है। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खान और वर्तमान अध्यक्ष मनोहर ममतानी, ओके। अब इसकी भी संरचना थोड़ा देख लेते हैं। तो आयोग में निम्नलिखित लोग होंगे, कौन कौन होंगे, एक अध्यक्ष, एक सदस्य और दूसरा सदस्य, ठीक है। तो अध्यक्ष सहित कुल कितने हो गए, तो एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य। तो देखो एक अध्यक्ष जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो, ओके। एक सदस्य जो हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभवी हो। 2 सदस्य जिन्हें मानव अधिकारों का भयंकर ज्ञान हो, ठीक है। तो देखो एक हो गया अध्यक्ष, एक तो हाईकोर्ट वाला सदस्य, और 2 हो गए मानव अधिकारों के ज्ञान वाले सदस्य। तो ऐसा कुल जोड़े तो 4, इसमें एक अध्यक्ष है और 3 अन्य व्यक्ति हैं, ओके। ध्यान रखना है 2 या अधिक राज्य सरकारें, ठीक है, ये सरकारी नहीं है, सरकारें हैं, राज्य सरकारें आपसी सहमति से अध्यक्ष या सदस्य को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों के लिए नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। यहाँ ध्यान रखना है, राज्य मानव अधिकार आयोग में धारा 22 और राष्ट्रीय में अपन ने पढ़ा था धारा 3, ओके। जैसे हमने राष्ट्रीय में पढ़ा था कि एक नियुक्ति समिति थी जिसकी सिफारिश पर उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो रही थी, ऐसे ही राज्य के लिए भी एक नियुक्ति समिति है जिसका अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री, सदस्य विधानसभा का अध्यक्ष, सदस्य गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, और जिस राज्य में विधान परिषद है वहाँ सभापति और विपक्ष का नेता भी सदस्य होगा इसमें। तो ध्यान रखना इतने लोगों से एक समिति बनेगी, उस समिति की सिफारिश पर राज्य के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एनजीटी की। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। कार्यकाल 5 वर्ष का। मुख्यालय दिल्ली, क्षेत्रीय मुख्यालय भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। संरचना एक अध्यक्ष, अधिकतम 20 सदस्य, ओके, अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं। स्वरूप सांविधिक एवं स्वतंत्र निकाय। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा, ठीक है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे चलते हम। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, स्थापना 19 फरवरी 2004 को। गठन अनुच्छेद 338 ए के तहत। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। संरचना एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, ओके। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। क्षेत्रीय मुख्यालय भोपाल, शिलोंग या रायपुर, भुवनेश्वर, जयपुर, रांची। कार्यकाल 3 वर्ष। अधिकतम 2 बार नियुक्ति हो सकती रही। इनकी याद रखना है कि इनकी नियुक्ति अधिकतम कितने बार हो सकती है, 2 बार। स्वरूप संवैधानिक निकाय है ये। वर्तमान अध्यक्ष
हर्ष चौहान। प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम। एकमात्र महिला अध्यक्ष उर्मिला सिंह। महिलाओं का नाम याद रख लेना, उर्मिला सिंह एकमात्र महिला अध्यक्ष है इसकी। ओके। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्थापना 1978 को, लेकिन ये देखा जाए तो वास्तविक रूप से 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इस 1978 में जो स्थापना हुई थी वो दरअसल एसटी व एससी दोनों की संयुक्त रूप से हुई थी। इनको अलग कब कर दिया? 19 फरवरी 2004 को 89वें संविधान संशोधन के द्वारा। गठन अनुच्छेद 338 के तहत। मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, 12 क्षेत्रीय कार्यालय भी है इसके। कार्यकाल 3 वर्ष। संरचना एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य। स्वरूप संवैधानिक है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में है, अनुच्छेद 338 में है। प्रथम अध्यक्ष सूरजभान सिंह। वर्तमान अध्यक्ष विजय सांपला। ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापना 14 अगस्त 1993 को। दर्जा अगस्त 2018 102वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। ओके। गठन अनुच्छेद 338 बी के तहत। मुख्यालय नई दिल्ली में। नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। कार्यकाल 3 वर्ष, अधिकतम 2 बार नियुक्ति हो सकती है, 2 बार से ज़्यादा इनकी नियुक्ति नहीं होगी रे। संरचना एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष 3 अन्य सदस्य। स्वरूप संवैधानिक निकाय क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 338 में इसका उल्लेख है। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति RN प्रसाद और वर्तमान अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर। ओके। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की। स्थापना 31 जनवरी 1992। गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के माध्यम से। देखो विधि द्वारा स्थापित हो रहा है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं इसमें। सांविधिक निकाय है ये क्योंकि विधि द्वारा स्थापना हो रही है। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है ये क्वेश्चन। और वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा, 90 नंबर के अध्यक्ष है ये। ओके। अब बात करते हैं राज्य महिला आयोग, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग। स्थापना 23 मार्च 1998। मुख्यालय भोपाल। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। स्वरूप सांविधिक निकाय है ये। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं इसमें। प्रथम अध्यक्ष कृष्णकांता तोमर। वर्तमान अध्यक्ष शोभा ओझा। ओके, शोभा ओझा है वर्तमान अध्यक्ष। अब बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की। स्थापना 1858 में। 26 जनवरी 1950 को इसको आज़ादी के बाद दर्जा मिला। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। संवैधानिक निकाय है ये क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। प्रथम भारतीय अध्यक्ष V नरहरि। वर्तमान अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं। पूछा जा सकता है ये। ओके। अब थोड़ा सा इनका संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। जिसको क्या करेगा? राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसके पद से केवल उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उस तरीके। ठीक है। अनुच्छेद 149 क्या कहता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। 150 कहता है संघ और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श के पश्चात विहित करे या निर्धारित करे। ओके। 151 कहता है लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संघ के लेखाओं संबंधी रिपोर्टों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। ध्यान रखना है। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं संबंध रिपोर्टों को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो उनको उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ओके। एक बात ध्यान रखना, इसके कार्यों की बात करें तो ये संघ के लिए यानी राष्ट्र के लिए बात करें, केंद्र के लिए बात करें तो केंद्र के लिए सिर्फ क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ परीक्षा, लेखा परीक्षा करता है। लेकिन अगर राज्य के लिए बात करें तो लेखा परीक्षा और लेखांकन दोनों करता है। ओके, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम अगले मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। 29 जून 1995 को इसकी स्थापना हो रही है। मुख्यालय भोपाल में है। एक अध्यक्ष 2 सदस्य हैं इसमें और पदावधि कितने? 3 वर्ष की पदावधि।
नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, ध्यान रखना रहे यहाँ पे सरकार आ चुकी, नहीं तो राज्यपाल मत लगा देना, नहीं भावनाओं में भेजाओ राज्यपाल लगा दो। अध्यक्ष नरेंद्र मरावी और वर्तमान अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, ये नरेंद्र मरावी प्रथम अध्यक्ष थे। ओके, अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की। स्थापना 1995 में, मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। संरचना, एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। ओ तेरी की, ठीक है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग, यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, कुछ न कुछ यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ा सा। कार्यकाल देख लेते, 3 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य और वर्तमान अध्यक्ष आनंद सिंह अहिरवार। ओके, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। स्थापना 13 मार्च 1993, मुख्यालय भोपाल। कार्यकाल 3 वर्ष, एक अध्यक्ष 2 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे पहले? राधेलाल, 7th आयोग के थे ये। वर्तमान गौरी शंकर बिसेन। ओके, गौरी शंकर बिसेन, ठीक। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की। स्थापना 21 जुलाई 2017 को। गठन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के माध्यम से। स्वरूप सांविधिक निकाय है। मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार मल्होत्रा, ठीक है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। स्थापना कब हो रही है? 5 मार्च 2007 को। स्वरूप कैसा है? सांविधिक निकाय है। मुख्यालय नई दिल्ली में। सदस्य संख्या, एक अध्यक्ष 6 सदस्य। 6 सदस्यों में से 2 महिला होना अनिवार्य, क्योंकि बच्चों की बात है। महिलाएं जिनमें ममता होती है वही बच्चों को अच्छे से समझ सकती है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। सदस्यों का 3 वर्ष या 60 वर्ष। अध्यक्ष 65 है, सदस्य 60 है, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष कौन है? शांता सिन्हा। वर्तमान अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो, ओके। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। स्थापना 2007 में। मुख्यालय भोपाल में। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष। सदस्यों का 3 वर्ष या 60 वर्ष। सांविधिक निकाय है रे। सदस्य संख्या, एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र मोरे। अब बात करते वित्त आयोग की। स्थापना 22 नवंबर 1951 को पहला वित्त आयोग गठित हुआ था। संवैधानिक निकाय है, संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 280 के तहत। गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत। मुख्यालय नई दिल्ली में। सदस्य संख्या, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। कार्यकाल 5 वर्ष का है रे भैया। प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी। वर्तमान अध्यक्ष NK सिंह। सदस्य अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिरी और रमेश चंद्र। देखो ये वर्तमान का है, ठीक है। वर्तमान में 15वां जो वित्त आयोग गठित किया गया उसकी बात हो रही है, तो इसमें अध्यक्षों के साथ साथ सदस्यों के नाम जरूर याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण सारे आयोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे कुछ डाउट हो तो आप क्वेश्चंस के माध्यम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। देखो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है सबसे काम की चीज़ें। मैं चाहता तो खूब डीप में जाके बकवास भी पढ़ा सकता, लेकिन वो बकवास दरअसल एग्जाम में आती नहीं है। एग्जाम में पूछता है क्या? सरल सरल, और हम पढ़ के जाते हैं खूब डीप में, खूब खतरनाक पढ़ के जाते हैं, ठीक है। और वो उसके चक्कर में हमारा सरल सरल रह जाता है। अब वित्त आयोग के अंदर खूब डीप में आपने पढ़ लिया, लेकिन यही भूल गए कि इसकी स्थापना कब हुई, तो क्या काम का। तो पहले सरल सरल कंप्लीट कर लो, फिर खूब डीप में पढ़ते रहना, ठीक है। और देखो अगर बात करें तो कुल 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उनमें देखो तो 5 क्वेश्चन वो इजी देता है, 2 क्वेश्चन ऐसे देता है कि किसी के बाप से नहीं बनेंगे रहे, चाहे जितना डीप में पढ़ लो। 2 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, और इत्तेफाक से तुम लोग क्या करते हो, वो 5 गलत कराते हो और वो 2 तो तुक्के में सही निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 5 है, तो इन 2 के चक्कर में 5 का नुकसान क्यों कर रहे हो। तो सबसे पहले इजी पढ़ो, उसके बाद खूब डीप में जाना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।